اب تک हमने देखा कि शाजिल अपने मामू के घर पहुंच गया था और वहां जाकर उसे ऐसी सच्चाई मालूम पड़ी, ऐसी सच्चाई से वो आशना हुआ जिसके चलते उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं और इतना बड़ा षड्यंत्र उसके खिलाफ रच रहे हैं। पहले उसे शक तो हुआ था जब भाइयों ने उसे बताया था कि हमारे पिताजी की सारी जायदाद कर्जे में डूबी हुई है और कर्जा और सूद की रकम इतनी ज्यादा है कि हमें उसे चुकाना महंगा पड़ रहा है। लेकिन उसे शक था जब उसके मामू से उसकी मुलाकात हुई तो उसे यकीन हो गया कि वाकई उसके भाई उसके साथ गलत कर रहे हैं और उसके भाई उसे बेवकूफ़ बनाकर उसे जायदाद से बेदखल कर देना चाहते हैं और इसमें उसकी भाभियां भी शरीक है। और ये सब एक ढोंग रचाकर शाजिल को किसी तरह फ्रस्ट्रेट करके यहाँ से दूर भेजकर पूरी जायदाद हड़प लेना चाहते हैं। उसके मामू से जब ये उसे मालूम पड़ा तो उसने जाने की इजाज़त चाही। वो कहने लगा वो मेरे माँ बाप का घर है और मैं उन सबसे जाकर पूछूंगा कि आखिर मसला क्या है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके मामू जान ने उसे 2-3 दिन और रुकने को कहा और बड़ी प्यारी इल्तिजा की, जिस पर वो मान गया। और अब आगे मामू ने कहा कि कुछ दिन और यहाँ रुक जाते, अभी जल्दी क्या है जाने की बेटा शाजिल। और उन्होंने मुझे ये कहकर रोक लिया। बेकली अब मुझ पर तारी हो चुकी थी। मुस्तकबिल के लिए मेरे पास कोई फैसला नहीं था। 2-3 दिन मजीद और गुजर गए और मैं उस रात कुछ जहनी तनाव का शिकार ही था और बाहर चांदनी खुली हुई थी। बहुत देर तक मैं बिस्तर पर अपने करवटें बदलता रहा। फिर जब नींद किसी भी तरह मुझे ना आई तो मैं अपनी जगह से उठ बैठा। जिस कमरे में मेरा कयाम था वहाँ सामने की राहदारी में मामू और मुमानी की ख्वाबगाह मौजूद थी। उसमें रोशनी फैली हुई थी और दोनों यानी मामू मुमानी दोनों बातचीत कर रहे थे। मैं वहाँ से गुजर रहा था तभी मेरे कानों में अपना नाम पड़ा तो मेरे कदम वहीं पर रुक गए। अंदर मेरे बारे में ही गुफ्तगू हो रही थी। हालांकि जिंदगी में मैंने कभी ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं की थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में न जाने क्यों तजस्सुस पैदा हो गया था कि मैं उनकी बातें सुनूं, मामू मुमानी की छुपकर मैं बातें सुनूं। रात के सन्नाटे में मुझे आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। मामू कह रहे थे सोने की मुर्गी है वो। अतर और अजहर अपने आप को जमींदारी के मामले में बहुत चालाक समझते हैं। हैदर बेग के जरिए उन्होंने पैसे देकर करोड़ों के जाली कागजात बनवा लिए होंगे। सारा किया धरा तो मैं शाजिल के सामने लेकर आ जाऊं, लेकिन शर्त यह है कि इस बात की हमें पुख्तगी हो जाए कि हमारी कोई बेटी शाजिल के जरिए ठिकाने लग जाए। तभी वो मुमानी बोली कि आप देख लीजिए कोशिश करके, तभी खुलकर बात कर लीजिए। तभी मामू बोले असल में ये बातें मर्दों के करने की नहीं है, तुम आखिर किस दिन काम आओगी, जरा इस शाजिल का दिल तो टटोलो। हमारी दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी को ही पसंद कर ले तो मैं बाखुशी उसका रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। फिर रह जाएगा शाजिल की जायदाद का मसला। तो तुम क्या समझती हो बेगम, मैंने भी ये बाल अपने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मामू मुमानी की लालच वाली बातें सुनकर एक बार फिर मेरे दिल पर बोझ सा सवार हो गया। मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में कोई भी बिना लालच बेलोच किसी की मदद नहीं करता, किसी से रिश्ता नहीं रखता। यहाँ पर सब सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत के भूखे हैं। कोई किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता जब तक उसके पास जायदाद या मालो दौलत ना हो। क्या इस दुनिया में कोई लालच से खाली इंसान भी है? हर शख्स का सोचने का अपना अपना अंदाज होता है। मामू साहब बेशक अपनी बेटियों की 2 बेटियों कुंवारी बेटियों के बाप हैं। वो मुझे बस ये हैसियत दे सकते हैं कि बकौल उनके मैं सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी से मिसाल रखता हूँ। गर्ज ये कि अगर मेरे पास मालो दौलत ना होती तो मैं बेहैसियत और उनके लिए बेमोल ही होता। अगर मैं इनकी बात मान भी लेता हूँ तो इसके बाद जायदादों के झगड़े चलेंगे और ना जाने ये क्या अंजाम भुगतेंगे। लेकिन कुछ भी था, हवेली तो मेरे बाप की थी, जायदाद मेरे बाप की थी और मैं अपने बाप की इज्जत को इस तरह नीलाम होते हुए नहीं देख सकता था। मजीद मुझ पर दहशत सवार हो गई और मैं मामू की कोठरी से अब निकल आया था, क्योंकि मुझे वहाँ पर भी अब खौफ आने लगा था और मैं लॉन में आ गया। अचानक तभी मुझे एहसास हुआ कि आज चांदनी कुछ ज्यादा ही तेज है। आज चांदनी ऐसी लग रही है मानो जैसे किसी ने बहुत ज्यादा रोशनी फैला दी हो। उस दिन चांद की कौन सी तारीख थी ये तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, लेकिन यह एहसास मुमकिन था कि आज चांद की 14 तारीख ही हो, क्योंकि इस तरह की चांदनी 14वीं के चांद की ही चमकती है जिस तरह आज चमक रही थी। मेरी निगाहें अब किसी को तलाश करने लग गई थी और ऐसा दुनिया में बहुत कम ही होता है कि इंसान किसी को चीज को तलाश करने में लग जाए और वो अचानक ही उसकी निगाहों के सामने आ जाए। इंसानों में तो ऐसा बहुत कम ही होता है। सामने फूलों के बगीचे के पास जहाँ फूलों का झुंड लगा हुआ था, संगमरमर के एक पत्थर पर एक इंसानी वजूद मौजूद दिखाई दे रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके लंबे लंबे हसीन खूबसूरत बाल जमीन को छू रहे थे। रुख बदला बदला हुआ था और वो जो कोई भी था खामोशी के साथ बैठा हुआ था। मैं बदन की बेइख्तियार लज़िशों को संभालता हुआ लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ उस वजूद के पास पहुंच गया। न जाने कैसे मेरे मुंह से अचानक से ही उसका नाम निकल गया। मैंने कहा माशा।
اور संगे मरमर पर बैठे हुए उस वजूद ने अचानक से ही गर्दन घुमाई और मेरा दिल तो धक से वहीं पर रह गया। ये माशा नहीं थी बल्कि समन थी, मेरी मामूजात बहन थी ये तो। लेकिन उसके होंठों पर तो इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट थी कि मेरा दिल लरस कर ही रह गया। सारा वजूद तो समन का था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो माशा की ही आंखें लग रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था ये समन की आंखें हैं। समन मेरे लिए अजनबी नहीं थी। उन चंद रोज कयाम के दौरान दर्जनों बार, कई बार मैंने समन को अच्छी तरह से देख रखा था। खूबसूरत आंखें थी, जाजिबे नकोश निगाहों की मालिक थी। लेकिन इस वक्त 14वीं के चांद की रोशनी में संगे मरमर पर बैठे हुए जब मैंने सिमन को देखा, और इस वक्त उसकी आंखें जो थी, जो मेरे सामने थी, वो सिमन की आंखें हो ही नहीं सकती थी। जबकि चेहरा और चेहरे का तमाम नक्शा तो सिमन का था, लेकिन आंखें माशा की लग रही थी। और अब ये आंखें इश्तियाक भरे अंदाज में मुझे ही देखे जा रही थी। होंठ उसके मुस्कुरा रहे थे जैसे खुद पर वो कोई हसीन कहानी सजाए हुए हों। इस आवाज को तो मैं हरगिज नहीं भूल सकता था जो उसके मुंह से, यानी सिमन के मुंह से निकली थी। ये आवाज मेरी जानी पहचानी आवाज थी और मैंने इसे कई बार सुना था, क्योंकि ये माशा की ही आवाज थी। तभी उसने कहा, इतनी देर से तुम्हें याद कर रही थी शाजिल, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, मेरी निगाहें तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम हो जो मुझे याद ही नहीं करते ना शाजिल। मैंने कहा, समन ये तुम हो क्या, लेकिन आवाज तुम्हारी नहीं है। तभी वो बोली, नहीं, मैं सिमन नहीं हूँ, मैं तो माशा हूँ, तुम्हारी माशा शाजिल। मैं फिर सहरज़दा हो गया तो उसने मुझे फिर से चौंकाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो शाजिल, मैं माशा ही हूँ। शाजिल, मेरी मजबूरियां अभी भी मुझे जकड़ी हुई हैं, मजबूरियों की जंजीरों में मैं जकड़ी हुई हूँ शाजिल। मेरा सारा वजूद अपनी अपनी मजबूरियों में जकड़ा हुआ है। कुछ लोग खामखा दुनिया में तकदीरों के मालिक बनकर बैठ जाते हैं। माँ बाप बेशक औलाद पर इख्तियार रखते हैं, लेकिन बेइख्तियार जज्म पर पाबंदी लगाना अच्छी बात नहीं है। मेरे वालिद ने मेरे साथ ऐसा ही किया है शाजिल। मैं क्या करूं, क्या बताऊं तुम्हें कि मैं किस मुश्किल से गुजर रही हूं, कितनी पाबंदियों में मैं तुम्हें याद कर करके तड़प रही हूं। उन्होंने, मेरे वालिद ने मेरे वजूद को अना का मसला बना लिया है। हालांकि बुजुर्गों ने कहा है कि नाज़िम अरसलान बच्चों पर जुल्म नहीं करते हैं। वालिदैन तो बच्चों पर हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। बच्ची को इतनी आज़ादी देना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का हमसफर, अपनी जिंदगी का साथी खुद ही ढूंढ ले। लेकिन मेरे वालिद थोड़े अलग मिजाज के हैं और वो इस बात को कतई नहीं मानते हैं शाजिल। मैंने कहा, सिमन तुम क्या कह रही हो, तुम जानती भी हो? तभी वो फिर से बोली, देखो बच्चों जैसी बातें मत करो शाजिल, तुम भी जानते हो मैं सिमन नहीं हूँ, माशा हूँ, तुम्हारी माशा, और तुम मुझसे फिर भी ऐसे अनजान बनकर बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरा बदन मुझसे, मेरा वजूद मुझसे छीन लिया गया है। मेरा बदन तो कैदी है शाजिल, लेकिन मेरी रूह आजाद है। तुम फिक्र मत करो, डरो मत, मैं माशा ही हूँ। तुम भी जानते हो मजबूरियां इंसान से ना जाने क्या क्या करवा डालती हैं। मैं जिस तरह भी तुम्हारे पास आती हूँ, कितनी पाबंदियों को फलांग कर, कितनी मजबूरियों को तोड़कर तुम्हारे पास आती हूँ, तुम नहीं जानते शाजिल। तुम तो एक आज़ाद आदमजाद हो, एक आज़ाद इंसान हो, सुकून से आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन तुम मुझे देखो, मैं किस तरह जी रही हूँ। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मोहब्बत की हिफाजत का कायनात में कोई हल नहीं मिलता। शाजिल, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो इस काम में, सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे मददगार बन सकते हो। शाजिल, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का सहारा चाहिए। वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो शाजिल, वक्त वक्त होता है और वक्त आखिर टल ही जाता है और रास्ते हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं, हमवार हो जाते हैं। माशा बयान किए जा रही थी अपनी मोहब्बत की दास्तान और इधर मुझ पर हैरत के पहाड़ गिर रहे थे। गोया ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक पहाड़ कोई मुझ पर बरसा रहा है, क्योंकि माशा मेरे सामने सिमन के रूप में थी। सिमन का रूप तो था, लेकिन आवाज और आंखें माशा की ही थी, जो मुझे हैरान करने के लिए काफी हद दर्जा थी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो कितनी खौफनाक सूरत हाल थी। मामू इफ्तिखार अहमद अगर मुझे इस हालत में देख लेते अपनी लड़की सिमन के साथ, तो न जाने वो मेरे बारे में और सिमन के बारे में क्या सोचते। तभी अचानक मुझे कदमों की चाप, कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा। मामू और मुमानी दोनों ही हमराह हो चुके थे। दोनों मेरे सामने थे और मामू साहब अजीब से अंदाज में खड़े हुए मुझे देखे जा रहे थे। और तभी उन्होंने सिमन की तरफ घूरते हुए कहा, सिमन तुम अंदर जाओ। मैंने सिमन की जानिब जैसे ही देखा पलटकर मामू की आवाज पर, तो मेरा दिल फिर से एक बार धक सा रह गया। अब तो सिमन का चेहरा पूरी तरह सिमन का ही चेहरा था। वो आंखें पूरी तरह से गुम हो चुकी थी और माशा अब वहाँ से चली गई थी। सिमन अपनी जगह से उठी और वापस अंदर की जानिब चली गई। मामू खामोश थे। तभी उन्होंने आहिस्ता से कहा, बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान एतमाद के रिश्ते होने चाहिए। शाजिल, समन अगर तुम्हारे लिए बाइस कशिश है शाजिल, तो अपनी शख्सियत को, अपनी इज्जत को दागदार मत करो। मुझसे कहो कि तुम इस बारे में क्या चाहते हो, क्या ख्वाहिश है आखिर तुम्हारी। ये सब कुछ ठीक नहीं है शाजिल।
खैर अब मुझे तुम्हारी पसंद का इल्म हो ही गया है कि तुम सिमन को पसंद करते हो। जाओ आराम करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम इस तरह का कोई भी गैर शरीफाना अमल नहीं करोगे। मामू मुमानी तो वहाँ से चले गए, लेकिन अब मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ने लगी थी। मामू कितने ज्यादा नेक इंसान बन रहे थे, जबकि मैं उनकी सच्चाई उनकी खुद की जुबानी सुन चुका था। इस दुनिया में कोई भी गरज से खाली नहीं है, सब अपने अपने खेल रचने में मसरूफ है। यहाँ पर कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ चाहता है। माशा की वजह से मामू गलतफहमी का शिकार हो गए हैं और अपने मकसद के हुसूल में लग गए हैं। अब क्या होगा? क्या शाजिल के मामू उसकी शादी उनकी बेटी सिमन से कर देंगे, या माशा फिर से आकर सिमन के अंदर ही आकर शाजिल को इन सब चीजों से बचाएगी? और क्या शाजिल और माशा की मोहब्बत रंग लाएगी? क्या माशा से शाजिल वाकई में मोहब्बत करता है और वो उसके वालिद साहब के चंगुल से छुड़ाएगा? आगे स्टोरी में क्या नया मोड़ आएगा ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।